And welcome back to my YouTube channel समीक्षा साइंस क्लासेस। हम लोगों ने बायोलॉजी के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के रूप में नॉन लिविंग स्ट्रक्चर देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में, आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले लिविंग स्ट्रक्चर के रूप में प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले लिविंग जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले लिविंग स्ट्रक्चर, प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले लिविंग स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट नंबर पे हम लोग का आता है वो क्या आता है? फर्स्ट नंबर पे जो हम लोग को आता है वो फोटोसिंथेटिक लैमेले। फोटोसिंथेटिक लैमेले के बारे में पढ़ना। क्या? फोटोसिंथेटिक लैमेले क्या होता है? तो बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक लैमेला में बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक लैमेली कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को फोटोसिंथेटिक लैमेलाई कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को क्या कहते हैं? लैमेलाई कहते हैं। कुछ बैक्टीरियल सेल में ये लैमेलाई कुछ बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? ये लैमेलाई जो होता है, लैमेलाई वो आपस में कोलाइड हो जाते हैं। आपस में कोलाइड होकर एक वेहिकल्स बनाते हैं। आपस में कोलाइड होकर क्या बनाते हैं? एक वेहिकल्स में बदल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे
क्लोरोबियम वेहिकल्स या क्रोमैटोफोर्स कहते हैं या इसी को क्या कहेंगे, क्रोमैटोफोर्स कहेंगे। तो क्या होगा फोटोसिंथेटिक लैमेली में कि बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। उस पिगमेंट्स को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली कहते हैं। उस पिगमेंट्स को फोटोसिंथेटिक लैमेली कहते हैं। फोटोसिंथेटिक लैमेली कहते हैं। कुछ बैक्टीरियल सेल में ये लैमेली क्या होते हैं, कोलाइड हो जाते हैं और कोलाइड होकर क्या बनाते हैं, एक वेहिकल्स में बदल जाते हैं। कोलाइड होकर एक वेहिकल्स में बदल जाते हैं। उस वेहिकल्स को क्या कहते हैं, उस वेहिकल्स को क्लोरोबियम वेहिकल्स कहते हैं। उस वेहिकल्स को क्या कहते हैं, क्लोरोबियम वेहिकल्स कहते हैं या क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। समझ में आई फोटोसिंथेटिक लैमेली। इसके बाद हम लोग सेकंड में पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे न्यूक्लियोइड के बारे में। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोइड के बारे में। सेकंड नंबर पे न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड बैक्टीरियल सेल का क्या होता है, न्यूक्लियोइड कि बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल जो होता है, बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए है बैक्टीरियल सेल में। और क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल में ट्रू न्यूक्लियस अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। अर्थात ट्रू न्यूक्लियस मीन्स क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन युक्त, जिसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन युक्त जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ऐसे क्रोमोजोम्स को चुन नहीं पाया जाता। उसमें जो क्रोमोजोम्स है डीएनए के रूप में पाए जाते हैं। जो क्रोमोजोम्स है वो क्या होते हैं, डीएनए के रूप में पाए जाते हैं और सर्कुलर मैनर में व्यवस्थित होते हैं। जो क्रोमोजोम है वो डीएनए के रूप में पाए जाते हैं और सर्कुलर रूप में व्यवस्थित होते हैं। अतः ये जो दिखाई देता है किस तरह का दिखाई देता है, न्यूक्लियस की तरह दिखाई देता है। न्यूक्लियस की तरह दिखाई देता है। तो जब न्यूक्लियस की तरह दिखाई देता है तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ऐसे न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सब के आधार पे
इंसिपिएंट न्यूक्लियस के आधार पे जो हम लोग को पाते हैं वो क्या होता है, या तो एक बैक्टीरिया होगा या प्रोकैरियोटिक सेल होगा, बैक्टीरिया होगा या प्रोकैरियोटिक सेल होगा। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसके क्रोमोसोम की वास्तविक संख्या, प्रोकैरियोटिक सेल जो हुआ उसमें जो वास्तविक संख्या होती है क्रोमोसोम की जो वास्तविक संख्या होती है वो डीएनए के रूप में पाया जाता है। क्रोमोसोम की जो वास्तविक संख्या होती है वो किस रूप में पाया जाता है, डीएनए के रूप में पाया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जेनोफर्वी कहते हैं। डीएनए के रूप में पाया जाता है तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जेनोफर कहते हैं, इसीलिए इसे जेनोफर्वी कहते हैं। तो क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए के रूप में पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल न्यूक्लियोटाइड क्या है कि बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए के रूप में पाया जाता है, और बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरियल सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसे मीन्स ट्रू न्यूक्लियस मीन्स क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं उस किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं, इसका जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियल का जो सर्कुलर मैनर में व्यवस्थित रहते हैं। बैक्टीरियल जो हुआ डीएनए रूप में, उसके बाद जो बैक्टीरिया हुआ वो सर्कुलर मेम्ब्रेन में व्यवस्थित रहते हैं, अतः ये न्यूक्लियस की तरह दिखाई देता है। ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते थे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सब के आधार पे जो हम लोग को मिला उसे या तो बैक्टीरिया कहेंगे या प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और जो प्रोकैरियोटिक सेल के आधार पे हम लोग को क्रोमोसोम की वास्तविक संख्या के बारे में पता चला, प्रोकैरियोटिक सेल के आधार पर जो क्रोमोसोम की वास्तविक संख्या का हम लोग को पता चला वो किस रूप में पता चला, वास्तविक संख्या जो पता चला क्रोमोसोम के आधार पर वो डीएनए के रूप में पता चला। और जो इस डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, जेनोफर कहते हैं। इस डीएनए को जेनोफर कहते हैं। समझ में आई। न्यूक्लियोइड क्या है, एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पे क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में। थर्ड नंबर पे राइबोसोम क्या है कि राइबोसोम, सबसे पहली बात तो राइबोसोम प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म में पाया जाने वाला है कौन है, एक इम्पोर्टेंट लिविंग स्ट्रक्चर है, एक इम्पोर्टेंट लिविंग स्ट्रक्चर है, एक इम्पोर्टेंट लिविंग स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में 4 या 5 राइबोसोम्स के ग्रुप में पाया जाता है, जो 4 या 5 राइबोसोम्स के ग्रुप में पाया जाता है। ऐसे राइबोसोम को क्या कहते हैं, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ऐसे राइबोसोम को क्या कहते हैं, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म में पाया जाने वाला जो राइबोसोम है, प्रोटोप्लाज्म में पाया जाने वाला
इम्पोर्टेंट लिविंग स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट लिविंग स्ट्रक्चर है। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो 4 से 5 ग्रुप में अगर पाया गया तो वैसे ग्रुप को हम लोग पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहेंगे। जैसे राइबोसोम, ये इसे जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। प्रत्येक राइबोसोम, जो राइबोसोम होता है वो प्रत्येक राइबोसोम एक छोटे और एक बड़े सब यूनिट्स से बना होता है। सब यूनिट से क्या होता है, बना होता है। राइबोसोम जो है जो एक बड़े और एक छोटे सब यूनिट से बना होता है, और जो राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मीन्स इसका साइज, और इसका साइज कितना है, वो ये टोटल का साइज लगभग 70s होता है। लगभग राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो लगभग 70s होता है, जिसमें से या छोटे वाले को 30s और बड़े वाले को 50s, 40 to 50s सब यूनिट से बना होता है। 40 to 50s बड़े वाले को और 30s छोटे वाले सब यूनिट से बना होता है। प्रत्येक राइबोसोम का जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है, प्रत्येक राइबोसोम का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, लगभग 100 एंगस्ट्रम होता है। प्रत्येक राइबोसोम का जो डायमीटर होता है वो लगभग 100 एंगस्ट्रम होता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लगभग 2.7 मिलियन होता है। 2.7 मिलियन होता है। और जो राइबोसोम है प्रत्येक राइबोसोम में लगभग 67% 67% क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है। और 63% RNA पाया जाता है, और 37% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम जो है वो 63% RNA से बना होता है और 37% प्रोटीन से बना होता है। तो क्या पढ़े हम लोग राइबोसोम में कि राइबोसोम प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। राइबोसोम क्या है, प्रोटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट लिविंग स्ट्रक्चर है, जो जो क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म में 4 से 5 ग्रुप में अगर पाया गया तो ऐसे राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और जो राइबोसोम है वह एक छोटे और एक बड़े सब यूनिट मिलकर बने होते हैं। सब यूनिट्स मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन होता है, राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़े वाले का साइज 40 to 50s और छोटे वाले का साइज 30s होता है। और जो प्रत्येक राइबोसोम का जो डायमीटर होता है, वो कितना होता है, 100 एंगस्ट्रम होता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 2.7 मिलियन होता है। और प्रत्येक राइबोसोम में जो 63% RNA का बना होता है, प्रत्येक राइबोसोम 63% RNA का बना होता है। और 37% किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। 37% प्रोटीन से बना होता है। समझ में आई राइबोसोम। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 4th नंबर पे। 4th नंबर पे क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मिड के बारे में।
प्लाज्मिड। फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मिड के बारे में। तो प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में कुछ क्या होते हैं? बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में कुछ नॉन जीनोमिक डीएनए पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्लाज्मिड। बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में कुछ नॉन जेनोमिक डीएनए पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं? कुछ नॉन जेनोमिक डीएनए पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया? एफ फैक्टर या इसी को सेक्स फैक्टर भी कहते हैं। एफ फैक्टर या सेक्स फैक्टर कहते हैं। यह क्या करता है? सेक्स फैक्टर या एफ फैक्टर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। क्या करता है? एफ फैक्टर यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। इसके बाद हम लोग को सेकंड नंबर पे आ गया आर फैक्टर। आर फैक्टर क्या है कि बैक्टीरियल सेल का राइबोसोम का जो पावर है पावर को क्या करता है? विकसित करता है। आर फैक्टर क्या करता है कि राइबोसोम के पावर को विकसित करता है। थर्ड नंबर पे हम लोग को आ गया क्या? कोल फैक्टर। ये क्या है कि बैक्टीरियल सेल का सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का निर्माण करता है। बैक्टीरियल सेल के सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं? कोलिनी कहते हैं। जिसे कोलिसीन कहते हैं। कोलिनी नहीं, कोलिसीन कहते हैं। जिसे कोलिसीन कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है कि बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म में कुछ नॉन जेनोमिक डीएनए पाए जाते हैं। ऐसे डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ऐसे डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड तीन प्रकार के होते हैं। पहला आर फैक्टर या सेक्स फैक्टर जो क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। एफ फैक्टर या सेक्स फैक्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। इसके बाद हम लोग को आ गया आर फैक्टर। आर फैक्टर का काम क्या है कि ये बैक्टीरियल सेल का जो राइबोसोम उसके पावर को विकसित करता है। इसके बाद हम लोग को थर्ड नंबर पे आ गया क्या? कोल फैक्टर। यह बैक्टीरियल सेल का सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। जो क्या करता है? जो कोलिसीन का निर्माण करता है। समझ में आई? प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले लिविंग स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़े। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ेंगे।